हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। डेवलपमेंट चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का। पहला टॉपिक हमारा डेवलपमेंट। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट यानी होता है विकास। क्वेश्चन उठता है कि विकास होता क्या है, किस तरीके की चीजों को डेवलपमेंट कहा जाता है, क्या चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, उसे डेवलपमेंट के रूप में माना जाता है। इट इज द प्रोसेस इन विच प्रोग्रेस इंश्योर इन एवरी कॉमन पीपल लाइफ एज पर देयर डिजायर। एक ऐसा प्रोग्रेस या ऐसा प्रोसेस, ऐसी परिस्थिति, ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से जो है प्रगति या परिवर्तन निर्धारित मात्रा में प्रत्येक साधारण व्यक्ति के जीवन में आता है, उसकी इच्छा अनुसार उसी परिवर्तन को डेवलपमेंट कहते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच प्रोग्रेस इंश्योर इन एवरी कॉमन पीपल लाइफ एज पर देयर डिजायर कॉल्ड डेवलपमेंट। या आप दूसरे तरीके से डेवलपमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, ये प्रोसेस इन विच ग्रोथ ऑकर्स, ऐसा तरीका जिसमें ग्रोथ जो है समाज में दिखाई पड़ता है विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को बिना प्रभावित किए या पर्यावरण को बिना हार्म पहुंचाए जो समाज में परिवर्तन होता है उसको भी डेवलपमेंट कहा जाता है या विकास कहा जाता है। पहला डेफिनेशन ये हो सकता है कि एक ऐसा परिवर्तन जो समाज में निरंतर साधारण व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाए, उस परिवर्तन को डेवलपमेंट कहा जाता है। दूसरा डेफिनेशन ये हो सकता है कि एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन, एक ऐसा सामाजिक विकास जो पर्यावरण को हार्म न पहुंचाए और चेंजेज आ जाए सोसाइटी में, तो उसको डेवलपमेंट कहा जाता है। डेवलपमेंट जो है हर एक फील्ड में ऑकर होता है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो। जब सामाजिक परिवर्तन होता है, हर एक कैटेगरी में चेंजेज आते हैं, तो उसी को डेवलपमेंट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। डेवलपमेंट किन चीजों का वादा करता है, क्या क्या परिवर्तन आता है जब किसी भी सोसाइटी में डेवलपमेंट होता है, तो उसे चेंजेस क्या आते हैं। इट इंश्योर्स द प्रोस्पेरिटी, यह समृद्धि को सुनिश्चित करता है या निर्धारित करता है, एंड हैप्पीनेस, खुशी, इन द नेशन एंड सोसाइटी, राष्ट्र में और समाज में समृद्धि और खुशहाली लाने का कार्य करता है। प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ जॉब्स, और अनेक प्रकार के कार्यों के अवसर भी प्रदान करता है। एंड एकोमोडिटीज, अनेक प्रकार के साधनों को भी पहुंचाता है फॉर बेटर स्किल्स एंड सक्सेस। डेवलपमेंट प्रोमिसेस द प्रोस्पेरिटी एंड happiness in the nation and society by providing lots of jobs and accommodations for the better skill and success. डेवलपमेंट हमारे जीवन में समृद्धि, खुशहाली लाने का कार्य करता है, समाज को परिवर्तित करने का कार्य करता है, और साथ ही विभिन्न प्रकार के कार्यों के अवसर भी लाता है। और जिन जरूरत की चीजों का आवश्यकता होता है हमारे जीवन में, वो सारी सुविधाएं भी हमें मिलती हैं, और बेहतर शिक्षा, बेहतर स्किल्स लेने का हमें अवसर भी मिलता है। ये तमाम तरह के प्रोमिसेस जो है डेवलपमेंट हमारे जीवन में करता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। अलग अलग समाज के लोगों का क्या उद्देश्य होता है डेवलपमेंट प्राप्त करने का। जो सोसाइटी है वो डिफरेंट, एक नेशन में डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हर एक व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, किस तरीके से, किस एसेट से लोग जो है डेवलपमेंट को देखते हैं, या डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, लक्ष्य क्या है, अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग समाज के लोगों के लिए, अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए, या अलग पर्टिकुलर व्यक्तियों के लिए डेवलपमेंट क्या मायने रखता है, किस नजरिए से लोग डेवलपमेंट को देखते हैं। अब पहला इसमें पॉइंट है कि लैंडलेस रूरल लेवल कैसे जो है डेवलपमेंट को देखते हैं।
वो मजदूर जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जिनके पास एक भी अपना पर्टिकुलर लैंड नहीं है अपनी जीविका को चलाने के लिए, उनके नज़र में प्रोग्रेस क्या है, डेवलपमेंट क्या है? दे रिक्वायर्ड मोर डेज ऑफ वर्क। जो भूमि विहीन मजदूर हैं उनको जो है आवश्यकता है अधिक से अधिक कार्य की। वो ये उम्मीद रखते हैं कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा वर्क मिले एंड बेटर वेजेस, और बेहतर मजदूरी मिले। एंड लोकल स्कूल्स शुड बी एबल, और जो सामान्य इलाके के जो स्कूल हैं वो इतने योग्य हों कि बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे सकें फॉर दियर चिल्ड्रन। जो भूमि विहीन मजदूर हैं उनकी यह एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें अधिक से अधिक जो है काम मिले, अच्छी मजदूरी मिले, और उनके जो गांव में प्राथमिक विद्यालय हो वो इतना कैपेबल हो कि उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके। यह एक्सपेक्टेशन जो है लैंडलेस लेबरर का होता है। फिर है प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। जो फार्मर पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, कैसे फार्मर? प्रोस्पेरस यानी समृद्ध, शक्तिशाली लोग जो है, या जो जिनके पास अच्छी कैपिटल है, वो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं डेवलपमेंट से? एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम। वो यह उम्मीद रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना उनका आमदनी बढ़े, उनके पास अच्छे मात्रा में पैसे आए, थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस। मार्केट में उनकी वस्तुओं को अधिक से अधिक जो है कीमत मिले, प्राइसेस जो है अधिक मिले। फॉर दियर क्रॉप्स, जो वस्तु वो प्रोडक्शन करते हैं, जो फसल वो उत्पादन करते हैं, उस उत्पादित किए हुए वस्तु को बाजार में अच्छी कीमत मिले, जिससे इनकी फैमिली की इकोनॉमिकल कंडीशन और मजबूत हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, दे वांटेड टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, ताकि वो अच्छी शिक्षा और अच्छा व्यवस्था के लिए, अच्छा लाइफ स्टाइल के लिए अपने बच्चों को विदेश में भी शिफ्ट कर सकें। तो यही हमें दो चीजें देखने को मिल रहा है। वो लोग हैं जिनके पास एक भी पर्टिकुलर लैंड नहीं है, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनके अकॉर्डिंग जो है डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है। यहाँ दूसरा एक ऐसा कैटेगरी दिख रहा है जो बहुत डेवलप्ड है, प्रोस्पेरस है, उनकी एक्सपेक्टेंसी जो है डेवलपमेंट के पर्पज से अलग है। तो इस तरीके की जो है सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक इंडिविजुअल जो है एफर्ट्स या लोग गोल रखते हैं अपने जीवन में डेवलपमेंट को लेके। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है इनकम एंड अदर गोल्स। आमदनी और अन्य लक्ष्य क्या है लोगों के, किस तरीके की लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है इनकम से। फर्स्ट पॉइंट है इनकम। इनकम कहाँ से गेन होता है हमें? जब हम प्रोडक्शन करते हैं या जब सरकार हमें बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज देती है, तब किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास आमदनी इंक्रीज होता है, या उसकी जो है वेजेज अच्छी होगी, मजदूरी अच्छी होगी, सैलरी अच्छी होगी, तब जाके क्या होगा, वो अपने लाइफ में अपने डिजायरेबल चीज़ों को खरीद सकता है या एंजॉय कर सकता है। अन्य गोल क्या होते हैं, अन्य लक्ष्य क्या हैं लोगों के, किस तरीके के लोग जो है गोल को अपने दिमाग में सेट करके रखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट है, एवरी कॉमन पीपुल हैज अ ग्रेट डिजायर फॉर बेटर वेजेज। हर एक सामान्य नागरिक की बड़ी इच्छा होती है, या हर एक व्यक्ति का यह बहुत बड़ी इच्छा होती है कि उसे अच्छी और उचित मजदूरी मिले, क्योंकि जीविका को चलाने के लिए, लिवलीहुड मेंटेन करने के लिए, एवरीबॉडी रिक्वायर्ड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टू मेंटेन देयर इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड इंडिविजुअल नीड्स ऑफ देयर पर्टिकुलर फैमिली। व्यक्तिगत जीवन को अच्छे से चलाने के लिए हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को अच्छी मजदूरी और अच्छे पेमेंट की आवश्यकता है। बिना इसके किसी भी व्यक्ति का जीवन जो है पॉसिबल नहीं है। एंड गुड प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स। और जो फार्मर कैटेगरी के लोग हैं, जो प्राइमरी सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, उनकी एक्सपेक्टेंसी ये है कि उन्हें बेहतर जो है उचित दाम मिले उनके फसलों के लिए। जो वो फसल उत्पादन करते हैं, मार्केट वैल्यू उसकी अच्छी हो और उन्हें बेहतर जो है प्राइस मिले, उचित कीमत मिले। और अदर प्रोडक्शन, और जो अन्य उत्पादन कार्य करते हैं उनको भी अच्छी तरीके से, जैसे कि डेयरी फार्मिंग हो गया, कृषि कल्चर हो गया, इन कैटेगरी की वस्तुओं को भी मार्केट में अच्छा प्राइस मिले, क्योंकि सारे कार्य जो है एग्रीकल्चर कैटेगरी के ही लोग करते हैं। यानी जो लेबरर कैटेगरी के लोग होते हैं वही जो है देश की इकोनॉमी के बैकबोन होते हैं। देश को समृद्ध और डेवलप्ड बनाने का कार्य टोटली जो है प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो लोग अपना कंप्लीट एफर्ट डालते हैं उसमें।
वो ये नहीं देखते कि टेम्परेचर कैसा है, वो ये नहीं नोटिस करते कि बारिश हो रही है, हम भीग रहे हैं, या ठंड पड़ रही है, या कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। वो हर एक वेदर में, हर एक क्लाइमेट में अपने आप को एडजस्ट करते हैं और बेहतर प्रोडक्शन देने का कार्य करते हैं, जिससे देश की इकोनॉमी और देश के जो बड़े लोग हैं वो हर एक तरह की फैसिलिटीज का एंजॉयमेंट कर पाते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर जो है ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि उत्पादन की हुई वस्तुओं को अच्छी कीमत मिले, उनके कार्य के लिए उन्हें बेहतर मजदूरी मिले, बेहतर सैलरी मिले, ताकि वो अपने जीवन की हर एक रिक्वायरमेंट को अच्छे से पूरा कर सकें। अगला पॉइंट है, इंस्टीड ऑफ बेटर इनकम वन वे और द अदर पीपल एज 6 थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर। हर एक व्यक्ति को आमदनी के अतिरिक्त कुछ और भी चीजें हैं जिसकी आवश्यकता है। बेटर इनकम तो चाहिए ही, बेटर इनकम इसलिए चाहिए कि जीवन जो है अच्छे तरीके से एंजॉय किया जा सके, या जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा किया जा सके, इसलिए बेहतर आमदनी की आवश्यकता है। दूसरा तरीका क्या है, क्यों लोगों को अन्य गोल क्या है लोगों के जीवन के, सब लोग चाहते हैं अदर पीपुल ऑल्सो 6 थिंग्स। 6 मतलब क्या होता है, चुराना या पाना। लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, समाज में क्या होना चाहिए, एक समान व्यवहार होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी कैटेगरी के व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन जैसी व्यवस्था और रेसिज्म जैसी व्यवस्था जो है नहीं होनी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिले। फ्रीडम हो, यानी कि जीवन जीने की आज़ादी हो, जो इंसान जिस तरीके की कार्य को करना चाहता है, जैसे अपनी जिंदगी को स्पेंड करना चाहता है वह कर सके, इस चीज के लिए फ्रीडम होना चाहिए। सिक्योरिटी होना चाहिए, यानी सुरक्षा होना चाहिए। हर एक सामान्य नागरिक के जीवन की सिक्योरिटी होनी चाहिए, ताकि उसे किसी भी तरीके के लोग जो है ऑपरेट न कर सके, सता न सके। एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, और दूसरे धर्मों और दूसरे लोगों की भी इज्जत होनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो लेबर क्लास है वो हमारे पैरेलल नहीं है। सोसाइटी ऐसा होना चाहिए जहां पे लेबर और ऑनर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट्स देते हैं। जितना ही ज़्यादा एक बड़ी इंडस्ट्री को, बड़े सेक्टर को खड़ा करने में ऑनर का हाथ होता है, उसकी कैपिटल का हाथ होता है, उतना ही ज़्यादा सहयोग उसमें लेबर वर्ग का भी होता है। लेबर क्लास ही है जो बड़ी सी इंडस्ट्रीज को चलाता है, या उसकी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर प्रोडक्शन रेट में ध्यान देता है। अगर लेबर अपना हेल्प नहीं करेगा, लेबर मजदूरी उसमें बेहतर तरीके से नहीं करेगा, तो कोई भी इंडस्ट्री है या कोई भी सेक्टर जो है बड़ा नहीं बन सकता है। इंडस्ट्रीज को बड़ा बनाने का कार्य जो है लेबर करता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को या लीडरशिप करने वाले व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेशन अपने सेक्टर के लेबर के साथ नहीं करना चाहिए, देश के किसी भी मजदूर के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों एक दूसरे के जब पैरेलल ओपिनियन वाली आइडियोलॉजी रखेंगे तब जाके देश और समाज जो है डेवलप बन सकता है या डेवलपमेंट आ सकती है। फिर अगला पॉइंट है, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। पैसा और जीवन को चलाने के लिए वस्तुएं जो पदार्थ से मिलकर बनती हैं, उसको परचेज करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। और कोई भी, अगर हम कोई भी वस्तु या कोई भी ग्रोसरी खरीदना चाहते हैं तो बिना पैसे के वह पॉसिबल नहीं है। अगर हम किसी चीज़ का एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, अपने पास किसी डेलिकेसी को, किसी सुख सुविधा को रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पैसे की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। तो जो मनुष्य का जीवन है वो तो नेचुरल चीज़ों पे डिपेंड करता ही है, लेकिन पैसे पे भी डिपेंड करता है। नेचर में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं हम उसको तभी इंजॉय कर पाएंगे जब हमारे पास मनी होगा। बिना मनी के हम अपने लाइफ के बारे में एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। तो इनकम और अदर गोल में हमने क्या पढ़ा है कि हर एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में यह बड़ी डिजायर होती है कि उसे बेहतर मजदूरी मिले, उचित मजदूरी मिले, और उसके उत्पादन की हुई वस्तु को अच्छा कीमत मिले, अच्छी प्राइसेस मिले, और जो कुछ भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो अदर प्रोडक्ट है उसको भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको भी अच्छी कीमत मिले। दूसरी लाइन है, इंस्टीड ऑफ बेटर इनकम ऑन वे और द अदर पीपल आल्सो सीक्स थिंग्स लाइक अ इक्वल ट्रीटमेंट। बेहतर आमदनी के अतिरिक्त जो है सामान्य लोग ये भी चाहते हैं कि उनको समाज में इक्वल ट्रीटमेंट मिले, आज़ादी मिले, सिक्योरिटी मिले, और एक दूसरे का रेस्पेक्ट करने का भी लोग जो है इम्पोर्टेंस को समझे। तीसरी बात है कि मनी और मटेरियल थिंग्स
that can buy, but the lives are totally depend on it. हमारा जो जीवन है वो प्राकृतिक वस्तुओं के साथ साथ पैसों पे भी निर्भर करता है। पैसे नहीं होंगे तो हम अपने जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। टॉपिक हमारा नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, राष्ट्रीय विकास किसे कहा जाता है, या किन चीजों को नेशनल डेवलपमेंट के कैटेगरी में रखा जाता है। व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट? इट रिफर्स टू द ओवरऑल प्रोग्रेस, इट रिफर्स टू द ओवरऑल प्रोग्रेस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ ए कंट्री, improvement of a country in various aspects including economic, social and political domain। ऐसा परिवर्तन, ऐसा ग्रोथ जो कि हर एक सेक्टर में देखने को मिले, ओवरऑल प्रोग्रेस हो और देश में परिवर्तन आए, देश की व्यवस्थाओं में, देश के सुविधा में, देश की साधनों में, संसाधनों में परिवर्तन आए। और वो परिवर्तन अनेक तरह के पहलुओं पे हो सकता है, जिसमें आर्थिक परिवर्तन चाहिए, आर्थिक प्रोग्रेस चाहिए, दूसरा सामाजिक परिवर्तन चाहिए और तीसरा राजनीतिक क्षेत्रों में भी परिवर्तन चाहिए। तब जाके राष्ट्र जो है डेवलप कर सकता है, या राष्ट्रीय डेवलपमेंट या जो राष्ट्रीय प्रोग्रेस या प्रगति होगी तभी जाके हो पाएगा हमारे देश में। जब सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन होता है तब जाके राष्ट्र क्या बनता है, डेवलप्ड होता है। किसी भी देश को डेवलपमेंट पाने के लिए सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तब जाके समय अनुसार जो है देश डेवलपमेंट को गेन करता है। अगर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन नहीं होगा तो देश जो है डेवलप नहीं कर सकता है। और देश तभी पीछे रहता है जब लोग राजनीतिक परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। राजनीति अगर एक ही सेक्टर पे चल रहा होगा या एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे चल रहा होगा, डिस्क्रिमिनेशन और कास्टिज्म के बेसिस पे, तब तक उस देश में परिवर्तन नहीं आ सकता है। अगर देश में परिवर्तन लाना है तो क्या करने की आवश्यकता है, लोग राजनीतिक विचारों को बदलें, कार्य करने के तरीके को बदलें। आज का टाइम है स्किल्स पे कार्य करने का। अगर हम पुरानी चीज़ों को, पुराने पद्धति को लेकर चलते रहेंगे तो आज हिंदुस्तान वहीं के वहीं रहेगा और दुनिया के सारे जो छोटे छोटे देश हैं वो हमारे देश से 10 गुना आगे जो है जिंदगी को जी रहे हैं और सारे संसाधनों का एंजॉयमेंट कर रहे हैं, और हिंदुस्तान अभी उन लोगों से बहुत पीछे है। जापान आज के दौर में 2050 में सर्वाइव कर रहा है। हम लोग अभी जिस जिंदगी को आज के 25 साल बाद जिएंगे, जापान वाले लोग आज ही इंजॉय कर रहे हैं उन सारी फैसिलिटीज का। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने कार्य करने के तरीके को बदले हैं। वहाँ पॉलिटिकल चेंजेस हुआ है, वहाँ इकोनॉमिकल चेंजेस हुआ है, वहाँ लोग एजुकेशनल चेंजेस लाए हैं, परिवर्तन लाए हैं समाज में। वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट है। यहाँ क्या है, सब घिसी पिटी जिंदगी जीने के लिए लोग तैयार हैं। यहाँ कास्टिज्म और डिस्क्रिमिनेशन आधारित जो है पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है। जब तक पॉलिटिकल सिस्टम परिवर्तित नहीं होगा, जब तक पॉलिटिक्स में शिक्षित लोग नहीं आएंगे, तब तक पॉलिटिकल कंडीशन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। पॉलिटिकल कंडीशन नहीं बदलेगा तो देश का इकोनॉमी भी अच्छा कभी भी नहीं हो सकता है। अगर जितने ज़्यादा पॉलिटिशियन जो है फैसिलिटीज़ का एंजॉयमेंट करेंगे तो वो सारा बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, देश की इकोनॉमी पे। जितनी भी लग्जरियस फैसिलिटीज राजनेताओं को मिल रहा है वो जिस दिन बंद हो जाएगा तो देश की इकोनॉमी ऐसे ही अच्छा हो जाएगी। एक सामान्य व्यक्ति की जो जरूरतें होती हैं वो 239 में पूरा हो जा रही है। अगर रिचार्ज को ही देखा जाए तो उनको महीने का 15,000 तक की जो है पैसे पेमेंट प्रोवाइड होते हैं। किस चीज़ के लिए, फ़ोन से बात करने के लिए। हिंदुस्तान के किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जो है पेंशन नहीं मिलता है, लेकिन उन पॉलिटिशियंस को पेंशन अवश्य मिलता है। इसलिए कोई भी पॉलिटिशियन जो है पेंशन के विपक्ष में बात नहीं करता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, सब लोग पेंशन के समर्थन में है। अगर 5 दिन के लिए भी वो लोग विधायक MP बन जाते हैं तो पेंशन जो है मरने के दिन तक उन्हें मिलेगा। अगर 2 बार बनते हैं विधायक, 2 बार MP बनते हैं तो दोनों बार का मिलेगा। अगर तीसरी बार वो लोग मंत्री बन गए तो उसका भी मिलेगा। इसीलिए जब तक पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज नहीं होंगे तब तक देश की इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी। देश को बदलना है तो राजनीतिक व्यवस्थाओं को बदलना बहुत जरूरी है। देखिए अगली पॉइंट है इट इनकम्पासेस द एनहांसमेंट। जरूरी है कि लोग जो है अपने विचारों को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करें।
अपने मनोदशा को, अपनी मेंटली स्थिति को, मेंटल टफनेस को परिवर्तन करने की कोशिश करें ताकि लिविंग स्टैंडर्ड सुधरे। जीवन की जो दशा है ना, जो जीवन का एक स्टेटस है, लाइफ का जो स्टेटस है वह परिवर्तन हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन है, यानी क्या, निर्माण कार्य बढ़े। समाज में जितना ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितना ही ज़्यादा देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उतना ही ज़्यादा लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। जब देश में कंपनियां ही नहीं रहेंगी तो कहाँ से जॉब मिलेगा। आज जो लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, तो रीजन कौन है इसके पीछे? ये वही लोग रीजन माने जाएंगे जिन लोगों ने देश पे 70 साल से अधिक हुकूमत किया और फिर भी क्या नहीं हो पाया, सामाजिक परिवर्तन नहीं आया। अप्रॉक्स 60 ईयर्स, नॉट 70 ईयर्स, 60 साल जो है उन लोगों ने अकेले जो है हुकूमत चलाया देश में, तब भी अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया। किसी राज्य में 30-30 साल, 20-20 साल से जो है स्टेट गवर्नमेंट रूल कर रही है और एक भी कंपनी नहीं है, तो रीजन क्या है? वहाँ के पॉलिटिशियन, वहाँ के नेता और वहाँ की जनता। वहाँ की जनता सबसे बड़ी पागल है। अगर बिहार गवर्नमेंट आज तक प्रोग्रेस नहीं कर पाए तो रीजन वहाँ की जनता है और वहाँ के नेता हैं, जो आज बात कर रहे हैं कि मुझे आने दो, मैं आते ही रोजगार ला दूंगा। रोजगार लाने की जरूरत ही नहीं है, जॉब्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर बिहार में 20 इंडस्ट्री होता, कम से कम 20-25 भी बड़ी कंपनियां होती, तो यहाँ के मजदूरों को पलायन नहीं करना पड़ता, अदर स्टेट में जाके मजदूरी नहीं करना पड़ता, और बिहार की इकोनॉमी भी अच्छी होती, बिहार का एजुकेशनल स्टेटस भी अच्छा होता। आज बिहार में जो लोग कुछ भी बन पा रहे हैं तो वो अदर स्टेट की देन है, वो बिहार की देन नहीं है। वो क्रेडिट बिहार को नहीं जाएगा, वो अदर स्टेट वालों को जाएगा, दिल्ली को जाएगा, उत्तर प्रदेश को जाएगा, वहां जाके लोग शिक्षा ले रहे हैं। बिहार में पर्टिकुलर स्टेट में तो ये दशा है कि लोग वहां ग्रेजुएशन भी 5 साल में पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कास्टिज्म अभी भी बहुत ज्यादा मौजूद है। वहां शिक्षा कम, भेड़िया धसान वाली बुद्धि ज्यादा है। वहां भीड़ वाली दशा है कि अगर एक भेड़ आगे चल रहा है तो पीछे से 1000 भेड़ चलने लगेंगे सब। भले उसको पता है कि ये अगला जो है कुएं में ले जाके गिरने वाला है, लेकिन पीछे ही चलेंगे, सब लोग कुएं में जाके मरेंगे, क्योंकि उनको अपने जाति को फेवर करना है, अपने जाति को प्रमोट करना है, उनको इकोनॉमिकल कंडीशन को प्रमोट नहीं करना है। इसलिए इकोनॉमी खराब है, इसलिए सोशल स्टेटस जो है डेवलप नहीं हो पा रहा है। इसीलिए इतना संसाधन होने के बाद भी, इतना बेहतर मेंटली टफनेस होने के बाद भी, इतने अच्छे तरीके से हार्ड वर्कर होने के बाद भी बिहार की दशा ये है। क्योंकि सारे बिहार के जो वर्कर हैं कहाँ पहुँच जाते हैं? गुजरात में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, इन जगहों पे जाके कंपनी में मजदूरी कर रहे हैं। तो उनकी इकोनॉमी अच्छी होगी कि बिहार की इकोनॉमी अच्छी होगी? तो बिहारियों को अभी भी बुद्धि नहीं खुल रहा है, अभी भी लोग पगलाए हैं जाति के चक्कर में और उसी बेसिस पे वोट कर रहे हैं। तो जब तक जातिवाद वाली सिस्टम रहेगी तब तक कोई भी राज्य जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। राज्य को बदलना है तो पहले व्यक्ति को, सिटीजन्स को अपने सोच को बदलना होगा, तब जाके वो राज्य जो है डेवलप कर सकता है। अगर जो 30 साल पहले काम नहीं किया, क्या अब वो इस समय कार्य कर सकता है? नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि फिर ये जो जनता है ना मूर्ख है। जब राजा ही अंगूठा छाप है तो प्रजा तो मूर्ख बनेगी, और जो अंगूठा छाप राजा को सपोर्ट कर रहा है, सबसे बड़ा मूर्ख तो प्रजा है वहां का। जब हमारा राजा ही शिक्षित नहीं रहेगा, अब बिहार कितना दुर्भाग्य कहीं नहीं हो सकता है। जो महिला कभी पढ़ने नहीं गई वो प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है, एक भी दिन स्कूल नहीं गई होगी, उसको अपना नाम लिखने नहीं आता होगा, वो उस राज्य की मुख्यमंत्री रही है। ऐसा राज्य भारत में कहीं नहीं है जहाँ पे अंगूठा छाप व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इसीलिए अनपढ़ राज्य बिहार कहा जाता है, अति पिछड़ा राज्य बिहार कहा जाता है। रीजन क्या है? वहाँ के राजा लोगों की गलती नहीं है, गलती वहाँ के जनता का है। जनता को मजा आ रहा है कि हमारे जाति का आदमी नेता है, भले उस जाति से उसको 1 रुपया नहीं लाभ मिलता होगा, लेकिन उसको मजा आ रहा है कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा भी ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ तो जिसको होना है उसी को होगा, जो शिक्षित होगा उसी को लाभ मिलेगा। किसी भी जाति के लोग आ जाए, अभी बीपीएससी की बहाली आई तो किसने सबसे ज्यादा सिलेक्शन पाया? जनरल्स ने सिलेक्शन सबसे ज्यादा पाया। रीजन क्या है? जिनके पास क्वालिफिकेशन होगी वही जाके जॉब पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि जिस व्यक्ति ने नौकरी दिया उसके जाति के लोगों ने भरपूर सिलेक्शन पा लिया अपना, कहाँ से पाएंगे?
जब पढ़ाई कम और पॉलिटिक्स ज़्यादा करेंगे तो सिलेक्शन थोड़ी जो मिलने वाला है, इसलिए इकोनॉमी खराब है। और लोग हर 5 साल बाद पगलाते हैं और उसी को फिर अपॉइंट कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं कि हमें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, राजा 2 क्लास पढ़ा रहेगा ठीक है, लेकिन हमारी जाति का होना चाहिए। ये सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है, इसको बदलिए, राज्य भी बदलेगा और देश का इकोनॉमी भी बदलेगा और देश में सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तब जाकर रोजगार मिलने वाला है, ऐसे रोजगार नहीं मिलेगा। तो लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी बढ़ना चाहिए, ताकि लोगों को शिक्षा, लोगों को रोजगार और लोगों को अच्छी सेहत का व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा सके। अब हमारा टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। कैसे जो है हम तुलना करेंगे अलग देशों के बीच में और राज्य के बीच में, अलग अलग देश के बीच में हम कैसे तुलना करेंगे और राज्य के बीच में कैसे तुलना करेंगे, कंपैरिजन करना है। पहली पॉइंट है एट द टाइम वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। जब हम किसी भी देश के बीच में तुलना करेंगे तो पहले जो है हम समानता को भी नोटिस करेंगे और डिफरेंसेस यानी अंतर को भी ध्यान देंगे कि क्या 2 राज्यों के बीच में समानता है या क्या 2 देशों के बीच में अंतर है, हम इस पे फोकस अवश्य करेंगे। पहली इसमें नेक्स्ट पॉइंट है यूजुअली वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे महत्वपूर्ण एक और एक से अधिक गुणों पे ध्यान देंगे, चारित्रिक गुणों पे ध्यान देंगे ऑफ पर्संस। हम उस देश के सिविलियन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करेंगे एंड कंपेयर देम, और तब हम तुलना करेंगे बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसी चारित्रिक गुणों के आधार पे व्यक्ति के उस समाज में रह रहे लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे जो है हम तुलना करने का कार्य करेंगे। फिर है फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देश में तुलना करने के लिए देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। एक देश से दूसरे देश की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है उस देश की इनकम, आमदनी के आधार पे जो है हम एक देश से दूसरे देश के बीच में तुलना कर सकते हैं। अगर हमें अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच में तुलना करना होगा तो क्या करेंगे, हम वहाँ की अर्निंग को देखेंगे, वहाँ की एनुअल इनकम को देखेंगे और हिंदुस्तान की इनकम को देखेंगे। हिंदुस्तान एक बड़ा देश होने के बावजूद भी अमेरिका से पीछे है, वो आबादी में भी कम है, लेकिन उन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, दुबई ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, हिंदुस्तान ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। उन लोगों ने डेवलपमेंट के बारे में सोचा, वहाँ पे क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम भी जो है अमेंडमेंट होता रहता है, यहाँ क्या रिजिड है, फ्लेक्सिबल और हाफ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, लेकिन इसमें परिवर्तन विशेष रूप से नहीं हो पा रहा है जिसमें होना चाहिए, जिस सेक्टर में होना चाहिए, वर्क की कैटेगरी बढ़नी चाहिए, काम ज़्यादा आना चाहिए, तो कार्य हो नहीं पा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में आ नहीं रही हैं, इसके वजह से हमारा देश जो है पीछे है। और जब इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, जब हम अर्निंग पे फोकस करेंगे, इनकम पे फोकस करेंगे, तब क्या होगा, हमें अंतर दिखाई देगा। तो हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में हम डिफरेंशिएशन किसके बेस पर निकाल सकते हैं, अर्निंग, इनकम। उसकी इनकम क्या है, अधिक है, वहाँ के करेंसी की वैल्यू हमारे करेंसी की तुलना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये सारे स्टेटस हो सकते हैं जहाँ पे हम एक देश से दूसरे देश के बीच में तुलना कर सकते हैं, और या एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में तुलना कर सकते हैं। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखकर तुलना करना चाहें तो केरल और बिहार में तुलना करें तो केरल क्या है, हाईली एजुकेटेड स्टेट ऑफ इंडिया है, और बिहार क्या है, लीस्ट एजुकेटेड स्टेट ऑफ इंडिया है। सबसे कम शिक्षा स्तर कहाँ है, बिहार की है, और भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग कहाँ हैं, केरल में। तो ये इस तरीके से हम राज्य के बीच में और देश के बीच में तुलना कर सकते हैं, डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज हम दिखा सकते हैं इसके माध्यम से। फिर है कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन विद लेस इनकम। जिस देश के पास अधिक इनकम होगा वो सबसे ज्यादा विकसित होगा। किसके तुलना में, उस देश की तुलना में जिसके पास आमदनी कम है, जिसके पास इनकम कम है वो लेस डेवलप्ड है, जिसके पास इनकम ज्यादा है वो हाईली डेवलप्ड है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है हमारा एवरेज इनकम एंड इट्स अदर नेम। औसत आमदनी क्या होता है
और उसका अन्य नाम क्या है? एवरेज इनकम को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो पहला पॉइंट है द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन इज कॉल्ड एवरेज इनकम। देश की जो आमदनी है, एक पर्टिकुलर देश की जो आमदनी है, जब हम उस देश की आबादी से डिवीजन कर देंगे तो उस देश की एवरेज इनकम निकल जाएगी। यानी हिंदुस्तान की इनकम द अर्निंग ऑफ इंडिया एंड divided by the population of India, we can find out the average income। भारत की आबादी और भारत की आमदनी से जब हम विभाजन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? औसत इनकम क्या है हिंदुस्तान का या किसी भी देश का। जब हमें आमदनी ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? एवरेज इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो उससे हमें औसत आमदनी जो है उस देश का पता चल जाएगा। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री यानी उस देश की टोटल आमदनी और उस देश की टोटल पॉपुलेशन में जब हम विभाजन करेंगे तो वहां पे उस देश की एवरेज इनकम क्या है हमें फाइंड आउट हो जाएगा। द अदर नेम ऑफ एवरेज इनकम इज पर कैपिटा इनकम। देखिए अन्य नाम क्या है? औसतम आमदनी को दूसरे नाम से किस वर्ड से जानते हैं इकोनॉमिक्स में? पर कैपिटा इनकम, या इसको एवरेज इनकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज इनकम होता क्या है? तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, देश की संपूर्ण आमदनी को जब हम डिवाइडेड कर देंगे, डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन, उस देश की संपूर्ण आबादी से जब हम विभाजित कर देंगे तो हमें एवरेज इनकम फाइंड आउट हो जाएगा। द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड एवरेज इनकम। और एवरेज इनकम को क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। दिस क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज बाय WDR। इस तरीके का वर्गीकरण या इसके बारे में क्लासिफिकेशन जो है हमें WDR के माध्यम से मिलता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त होता है कि एवरेज इनकम या किस तरीके से जो है हम देश की आमदनी को ज्ञात करेंगे। हमें वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बताता है। WDR क्या होता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ WDR ऑफ 2019, 2019 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंतर्गत अमेरिका जो है हाईली डेवलप्ड देश है। कौन सा देश हाईली है? सबसे प्रगतिशील देश कौन सा है? अमेरिका। किसके तुलना में? हिंदुस्तान की तुलना में। कब की रिपोर्ट है? 2019। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का डाटा 2019 में आया, जिससे पता चला कि जो अमेरिका देश है वो भारत से क्या है? विकसित है, डेवलप्ड है। ये किसने हमें बताया? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने। ये डाटा हमें मिली कि अमेरिका जो है हिंदुस्तान से डेवलप्ड है। तो एवरेज इनकम क्या होता है? देश की जो टोटल आमदनी है उस देश की आबादी से जब हम विभाजित कर देंगे तो वहां की औसत आमदनी का ज्ञात हमें हो जाएगा और उसी एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम के नाम से जाना जाता है। और ये डाटा हमें मिलता है WDR से, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के माध्यम से। और 2019 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आया था जिसमें यह दर्शाया गया था कि अमेरिका जो है हिंदुस्तान से डेवलप्ड देश है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा टॉपिक पब्लिक फैसिलिटीज। जनता किस तरीके की सुविधाओं को चाहता है? क्या रिक्वायरमेंट है सोसाइटी में रह रहे लोगों की? कैसी फैसिलिटीज, कैसी डेलिकेसीज, कैसे एकोमोडेशन चाहिए, कैसी सुविधाएं चाहिए लोगों को? समाज में जो लोग रह रहे हैं वो कैसी फैसिलिटीज का एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट और कंपनियों से रखते हैं? मनी इज नॉट एडिक्वेट टू फुलफिल द होल रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। पैसा जो है ना इतना पर्याप्त नहीं है और इतना कैपेबल नहीं है कि मनुष्य की हर जरूरत को पूरा कर सके। मनी इज नॉट एडिक्वेट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। पैसे से सारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती हैं। अनदर डेलिकेसी इज डिपेंड अपॉन द प्रॉपर फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। अन्य सुविधाएं किसके ऊपर निर्भर करती हैं? सरकार की उचित कार्य पर निर्भर करता है कि जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, वो जनता को अच्छा फैसिलिटी दे। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छे से फंक्शन करे, वो वेलफेयर की बात करे, वो
सेकुलरिज्म की बात करे और वो प्रोग्रेस की बात करे, कास्टिज्म के चक्कर में जनता को फंसा के न रखे, ये सारी संसाधन जो है मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाते हैं पैसे के अतिरिक्त। सरकार के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ के सिविलियन का लाइफ कैसा होगा, वहाँ के नागरिक का जीवन कैसा होगा, ये गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगली पॉइंट है कि मनी कैन नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। क्या पैसा हमें बीमारियों से बचा सकता है? नहीं। बड़े बड़े पैसे वालों के घर में क्या होते हैं, अत्यधिक रोगी मिलते हैं, और पैसा रहता भी है फिर भी वो अपने फैमिली मेंबर को बचा नहीं पाते हैं। तो हमें जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ बीमारियां न फैले उसको कौन वॉच करेगा? हम और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। सिर्फ कचरा फैलाने में और सरकार जो गलत तरीके की जो कार्य को बढ़ावा दे रही है देश में, और देश को अपंग बनाने में सरकार की ही गलती नहीं है, सिविलियन की भी गलती है। सबसे ज्यादा सिविलियन ये उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े, सब कुछ सरकार ही कर दे। अब सबसे ज्यादा खुशी किस बात की है हिंदुस्तान के लोगों को? राशन मिल रहा है फ्री में, पैसा नहीं देना पड़ रहा है। सबसे बड़ी हैप्पीनेस का मुद्दा क्या है जनता की? रोजगार मिले या ना मिले, कम से कम राशन तो मिल रहा है, पैसा नहीं देना पड़ रहा है। 5-5 किलो राशन मिल रहा है महीने में, बहुत बढ़िया है। तो जनता तो चाहती है ना कि तुम और मूर्ख बनो। क्या जरूरत है 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री लगाने का, जब जनता 80-90 करोड़ रुपया में मान जा रही है? जब जनता जो है 5 किलो राशन में खुश है तो उसको रोजगार देने की क्या आवश्यकता क्या है? सिविलियन कोऑपरेट करता है तभी जाकर रूलिंग पार्टी क्या करती है? उसका दुरुपयोग करती है। करप्शन इसलिए नहीं बढ़ता कि सरकारें करप्ट हैं, जनता खुद करप्ट है। जो सिविलियन है वो खुद नहीं चाहता कि हम पेशेंस रख पाए। हॉस्पिटल में जाते ही घूस देने का काम शुरू हो जाता है। भैया 100 रुपया ले लीजिए, हमारा पर्ची थोड़ा 80 पे नहीं 2 नंबर पे लगा दीजिए, हमको बहुत जरूरी है। जैसा लगता है कि अडानी और अंबानी के खानदान से ताल्लुक करते हैं कि तुरंत जाके इंडस्ट्री ही चलाना है। बहुत बड़े किसी इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, बहुत बड़े किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक हैं, किसी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, इतना जल्दी में रहते हैं लोग। 10 मिनट लाइन में नहीं लग सकते हैं, पहले पैसा दे के घूस दे के काम करवा लेंगे लोग। स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे इस देश में मौजूद हैं कि स्कूल ना जाना पड़े, परीक्षा ना देना पड़े, डिग्री घर आ जाए, बहुत बढ़िया है। उनके नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, उनके नाम के आगे टीचर लग जाए, उनके नाम के आगे लैब टेक्नीशियन लग जाए, वो फार्मासिस्ट हो जाए, भले वो मेडिकल की किताब कभी ना देखे हों। जब जनता खुद नहीं कार्य करना चाहती है, आज की डेट में बेरोजगार कौन है पता है? जो घर में 10 घंटा पंखा के नीचे सोना चाहता है। बेरोजगारी उसी के पास है जो काम नहीं करना चाहता। रोजगार उन सभी लोगों के पास है जो दिमाग चला रहे हैं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया है। पढ़े लिखे लोग आज भी बेरोजगारी में नहीं है। ये जो कहते हैं ना ग्रेजुएशन करके लड़का बैठा है घर पे, तो डिग्री लिया है, पढ़ने कब गया? अगर वो उचित पढ़ाई किया होगा तो उसको बेरोजगारी झेलना ही नहीं पड़ेगा। वो बच्चों को पढ़ा सकता है, किसी कंपनी में मैनेजर बन सकता है। इतने हिंदुस्तान में क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं, वो कहीं भी जाकर अच्छी जॉब पा सकता है। आज भी टैलेंटेड लोगों को रोजगार की जरूरत नहीं है। सरकार बहाली दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं है। जो बढ़िया पढ़ा लिखा है वो 2-2 करोड़ के पैकेज पे काम कर रहा है ना। कौन सी गवर्नमेंट सर्विस है जो 2 करोड़ रुपया की सैलरी देगी? जो अच्छे से पढ़ा लिखा है, जिसके पास स्किल्स है, जो टेक्निकल काम भी जानता है, जैसे उसको अच्छे से टाइपिंग आता है, अच्छे से मैनेजमेंट का काम करने आता है, अच्छे से एडिटिंग करना आता है, वो लाखों रुपए महीना छाप रहा है कंपनियों में जुड़ के। रिलायंस से ज्यादा सैलरी देने वाली कोई कंपनी नहीं है, टाटा से ज्यादा कोई सैलरी देने वाली कंपनी नहीं है। और इन कंपनियों में उन लोगों को बुलाया नहीं जाता जो गधे होते हैं। इस कंपनी में वही कार्य कर पाएगा जो एक्टिव होगा, जिसके पास स्किल्स होगा, नॉलेज होगा। अब नॉर्मल डिग्री ले लिए बीए का और ड्रीम देख रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस का, जाके दिल्ली बॉम्बे में एंजॉय कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि आईएएस का एग्जाम क्लियर हो जाए। तो थोड़ी जो होने वाला है। सिलेक्शन तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप अपने सिलेक्शन के लिए पागल नहीं होंगे और मेहनत नहीं करेंगे। पढ़िए 12 तक ही पढ़िए, लेकिन ईमानदारी से पढ़िए।
ग्रेजुएशन और एमए करने की जरूरत नहीं है, 12th तक पढ़ लीजिए, स्किल्स के साथ काम कर लीजिए, 1 लाख रुपया महीना जो है आप आराम से कमा सकेंगे। और गवर्नमेंट के साथ जो कोऑपरेट करना बंद कीजिए, गलत का विरोध कीजिए और सही कार्य करने वाले व्यक्ति को सपोर्ट कीजिए ताकि और अच्छे से कार्य समाज में हो सके और व्यवस्थाएं परिवर्तित हो सके। तो सारे सुख सुविधाओं को खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, पैसा हर चीज को मेंटेन नहीं कर सकता। Unless the whole community take up preventive measures, जब तक समाज में रह रहे लोग जो है बचाव करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक संक्रामक बीमारियों से हमारी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता है। इन्फेक्शियस डिजीज से हमें बचना है तो क्या करना होगा, हमें प्रिवेंशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हम हाइजीनिक व्यवस्थाओं को मेंटेन करने की कोशिश करें, साफ सफाई पे ध्यान दें ताकि हमारा जीवन जो है अच्छा हो सके। हमारा ऑरा जहाँ हम रहते हैं, जहाँ जिस वातावरण में हम रहते हैं वहाँ हम पॉल्यूशन फैलाने का कार्य न करें, गंदगी फैलाने का कार्य न करें। ये भी सरकार आके नहीं करेगी, सरकार किसी के घर आके खेत नहीं कोड़ता। सरकार का जो कार्य सरकार कर रहा है, जनता का जो कार्य है उसको ईमानदारी से वो कार्य करना चाहिए, तब जाके इकोनॉमी अच्छी होगी। Money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. जो पैसा आपके पॉकेट में है वो सारी सुविधाओं को खरीद नहीं सकता जिस तरीके के जीवन को आप मेंटेन करना चाहते हैं। क्या पहली लाइन क्या है, मनी इज नॉट एडिक्वेट टू फुलफिल द होल रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पैसा पर्याप्त नहीं है। अनदर डेलिकेसी इज डिपेंड अपॉन द प्रॉपर फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। अन्य सुविधाएं किसके ऊपर निर्भर करती हैं, अन्य जिम्मेदारियां सरकार के कार्य पे भी निर्भर करता है, सरकार को जिम्मेदार होना पड़ेगा। तीसरी बात कह रहा है कि मनी कैन नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। पैसे से हमें बीमारियों से बचाव नहीं मिल सकता है। बीमारियों से बचने के लिए हमें खुद सुविधा अपने तरफ से बचाव करने की जरूरत है। अगली पॉइंट है मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स। जो पैसे हमारे पास है वो सारी संसाधनों को खरीद नहीं सकते हैं। अगर हमें अच्छी जिंदगी जीना है तो अपने तरफ से भी स्टेप्स आगे बढ़ाने होंगे और सिक्योरिटी पे और प्रिवेंशन पे नोटिस करने होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझने होंगे, तब जाके हम सुरक्षित रह पाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सिंस 1990 में द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक संगठन है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसने बताया कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में 1990 में जो है यूएनडीपी के माध्यम से पता चला कि पर ईयर का रिपोर्ट क्या है, किस तरीके के प्रोग्रेस जो है प्रत्येक वर्ष हमारे समाज में और हमारे देश में हो रहे हैं, ये हमें यूएनडीपी के माध्यम से पता चला और ये 1990 से संगठन जो है कार्य कर रही है। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड अ रैंक वाइज लिस्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज। यूएनडीपी के माध्यम से हमें रैंक वाइज लिस्ट मिलता है या लिस्ट है जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि किस तरीके का किस देश में डेवलपमेंट हुआ है, मानव के जीवन में किस तरीके का प्रोग्रेस जो है 1990 के बाद से जो है हमें डाटा मिल गया। 1990 में संगठन तैयार हो गई यूएनडीपी, जो हमें ये रिपोर्ट देता है कि प्रत्येक वर्ष मानव समाज कितना प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स हमें रैंक वाइज मिल जाते हैं कि भारत का पोजीशन क्या है, अमेरिका का पोजीशन क्या है, फ्रांस का पोजीशन क्या है। हमें यूएनडीपी जो है प्रत्येक वर्ष चार्ट प्रोवाइड करता है, उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि हमारी दशा है क्या। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हमें पता चलता है किसके माध्यम से, यूएनडीपी के माध्यम से। यूएनडीपी जो है हमारे रिपोर्ट को प्रोवाइड करता है कि किस तरीके का सोसाइटी में हमारे परिवर्तन हो रहा है। हमारा अगला पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। समाज में क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल होना चाहिए, निरंतर डेवलपमेंट होना चाहिए और जब डेवलपमेंट हो तो लाइफ टाइम के लिए होना चाहिए। और ये डेवलपमेंट आएगा कैसे, प्रोग्रेस कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। कैसा प्रोग्रेस होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। इट इज दैट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट which fulfills the need of the present generation। यह एक ऐसा डेवलपमेंट है जो नीड को प्रोवाइड करता है, प्रेजेंट जनरेशन की नीड को प्रोवाइड करने का कार्य कौन करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
हमें ऐसे प्रोग्रेस के बारे में सोचना चाहिए जो निरंतर हो, स्टीडली हो, लेकिन लाइफ टाइम के लिए हो। ऐसा प्रोग्रेस हो जो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन वो प्रोग्रेस जो हो आने वाले समय के लिए भी मौजूद रहे। ऐसा प्रोग्रेस हमें करना चाहिए विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर। और ऐसा प्रोग्रेस होना चाहिए कि हमें भविष्य में भी जरूरतें पूरी हो सकें। आज हम जिस चीज का कंजप्शन कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट हमारी भविष्य में भी पूरी हो सके, भविष्य की आवश्यकता भी हम लोगों को अच्छे तरीके से मेंटेन हो सके। इन सब चीजों पे भी ध्यान देना है टू फुलफिल देयर ओन नीड्स, ताकि जो हमारी अगली जनरेशन हो वो भी सारे सुख सुविधाओं का एंजॉय कर सके। इट सस्टेन द ग्रोथ स्टीडली इन द नेशन। यह देश में जो है ग्रोथ को प्रमोट करता है धीरे धीरे ही, लेकिन ये परमानेंट टाइम के लिए होता है। और हमें ध्यान देना है कि हमारे भविष्य की जो अगली भी जनरेशन है वो भी सारी सुख सुविधाओं का एंजॉय कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।